दोस्तों, आज की कहानी है तुम तो मेरे भाई हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे बहुत दर्द होगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना। बंटवारे के खंजर ने न जाने कितने दिलों को छन्नी किया है, पर उस दौरान भी कुछ भावुक इंसान ऐसे थे जो भारत पाकिस्तान के फेर में न पड़कर सिर्फ अपने वतन की मिट्टी से जुड़े रहना चाहते थे। संकरी सी बंद गली का वह आखिरी मकान था, खूब खुला, खूब बड़ा, लाल पत्थर का बना, खूब सुविधाजनक। मकान का नाम था जफर मंजिल। आज़ादी के कुछ बरसों बाद यही हमारा जन्म हुआ। जफर मंजिल हमारा घर था। माँ को घर का मुसलमानी नाम बिल्कुल नापसंद था, पर घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक बड़े से पत्थर पर खूब सजावट सहित उर्फ हरफों में खुदा था। माँ का बस चलता तो वह उस पत्थर को उखड़वा देती, डाक खाने में नए बदले नाम की अर्जी डलवा देती। उन्होंने तो नाम भी सोच रखा था, कारची कुंज, लेकिन तब आर्थिक हालात इतने खराब थे कि एक पत्थर उखड़वा कर नया लगवाना महल खड़ा करने के समान था। फिर भी माँ को यह उम्मीद थी कि भविष्य में वह यह काम अवश्य करेगी। जब तक वह इस बात की चर्चा करती रहती थी। माँ को भले ही घर का मुसलमानी नाम पसंद न हो, पर आज सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे कैसे तो अचरज थे उस घर में। छोटी मुंडरे वाली लंबी छत पर दादी द्वारा बिखरे चुंगे पर कैसे झुंड के झुंड पंछी उमड़ते थे। ऊंची दीवारों वाली बड़ी चौकोर छत गर्मियों की रातों में सोने का काम आती। चांदनी रातों में पूरी की पूरी छत धवल दूध का दरिया बन जाती। माँ दादी की कहानियों पर हुकारे भरते, हम नींद के सागर में गुम हो जाते। अमावस्या की यहाँ से वहाँ तक सारे तारे ही तारे, कहाँ गुम हो गए वे सारे के सारे सुग्गे और सितारे। अपने नाम के अनुरूप जफर मंजिल के पूर्व मालिक मुसलमान ही थे। असल में यह पूरा पाड़ा ही मुसलमानों का था। गली के सब घरों में मुसलमान रहते थे, जो विभाजन के वक्त पाकिस्तान पलायन कर गए। गली के एक घर में अब भी एक बुजुर्ग मुसलमान दंपति रहते थे। बाकी खाली पड़े घर सरकार द्वारा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को दिए गए। पिताजी को भी यह मकान क्लेम में मिला था, वे भी शरणार्थी थे। बचपन में बार बार सुने क्लेम शब्द का अर्थ मैं बहुत बाद में कुछ बड़ी होने पर ही जान पाई। बंटवारे की भाग विभाग में पीछे छूट गई। धन संपत्ति के बदले में शरणार्थियों के मुआवजे की मांग की थी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर किसी को क्लेम में मकान मिला तो किसी को दुकान पर, किसी को कुछ भी नहीं। अब किसके पीछे क्या छूटा, इसका हिसाब भी कैसे रखा जाता। यहाँ तो पूरी की पूरी सभ्यता और संस्कृति छूट गई थी। बंटवारे की आग में कितना कुछ भस्म हो चुका था। मुआवजे का उचित अनुमान असंभव था। माटी की गंध और आकाश के रंग तो अनमोल थे, पर कारची की कोठियाँ, नवाब शाह की हवेलियों, लहलहाती फसलों के बदले एक घर तो मिला। सिर को छत और पैरों को जमीन मिली तो नई जगह पर नए सिरे से चरने बसने का संघर्ष आरंभ हो गया। विभाजन की बात पर पहले तो किसी को विश्वास ही न हुआ था। उसे एक अजब अनोखी अफवाह ही माना गया। बंटवारा क्यों भला, और हम क्यों छोड़े अपनी धरती, अपनी जमीन, अपने घर, कोई ठिठोली है क्या। इतिहास की इस करवट पर सब हतप्रभ हैरान थे। भूगोल की नई सीमाएं बहुतों को स्वीकार न थी। बात जब तक पूरी समझ में आती काफी देर हो चुकी थी। धर्मधाता की विभिषा के उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ा। विभाजी सिंघा पंजाब बंगाल के निवासी भागे भी तो जान हथेली पर रखकर रक्तपात के रीलों को लांघते, आग के दरिया को फलांगते कहाँ से कहाँ चले और कहाँ आ निकले। आज़ादी अहिंसा से पाई का कथन उन्हें हास्यास्पद लगता। इतनी मारकाट, खून खराबा, वह क्या हिंसा ना थी। इससे तो अच्छा था कि मिलकर अंग्रेजों से भिड़ जाते, देश को टुकड़ा टुकड़ा होने से बचाते, और मर भी जाते तो शहीद कहलाते। शरणार्थी शिविरों की हालत बुरे थे।
प्रत्येक परिवार अपने किसी न किसी सगे संबंधी के लिए कलप रहा था। कहीं कोई लापता था तो कहीं किसी को मरकर भी अग्नि न मिली थी। हर हृदय में हाहाकार था। कोई आखिर कितना रोता, कितना मातम करता। रुदन और मातम के बीच भी जीवन संघर्ष जारी रहा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच माँ की सबसे छोटी बहन बीमार पड़ गई और उचित उपचार के अभाव में चल बसी। अफरात फरी और भागदड़ में उनकी माँ और छोटे इकलौते भाई ऐसे लापता हुए कि बरसों बाद ही उनका सुराग मिला। तब तक जीवन कितना आगे निकल गया था, सब कुछ कितना बदल गया था। पीछे छूट गई धन संपत्ति, वैभव विलास के लिए माँ कभी ना तड़पी। सब आज़ादी के हवन में होम हो गया। स्वतंत्रता पाना सरल तो नहीं, स्वराज के लिए कोई क्या कुछ नहीं करता। हमने भी किया, छोटा सा बलिदान ही तो दिया, पर धर्म के नाम पर मिले मानसिक दुख दर्दों ने उन्हें विस्मित सा कर दिया। मुसलमानों के प्रति उनके मन में घनघोर कटुता घर कर गई। कैसा छल, कितना बड़ा धोखा, कैसे कर सके वो इतना सब कुछ। चार सगे संबंधी जहां जुड़कर बैठते, बस वतन को याद करते। पीछे छूट गई हवा, पानी और मिट्टी की बात करते, फिर उन सुमधुर स्मृतियों के साथ अनायास ही आ जुड़ते। बंटवारे के अत्याचारों के कठोर अनुभव और बदकही की बैठक सदा ही आंसुओं से भीग जाती। विभाजन के समय की इन वारदातों को सुनकर हमारे मन भी मैले हो गए, दिलों में दहशत सी बैठ गई। राह चलते दूर से बुर्की वाली दिख जाए तो दिल बैठ जाता। गली में आते जाते अगर कोई मुसलमान दिख जाए तो छक्के छूट जाते। घर से निकलने से पहले झांककर सुनसान गली को भली भांत निरख परख लेती। छड़ी टेकते मियाँ जी दिख जाते तो छठ से द्वार के ओट में हो जाती। उनके घर के सामने से निकलती तो चाल में अतिरिक्त तेजी आ जाती। हर बार लगता इस मुसलमानी घर से दो हाथ निकलकर मेरी गर्दन धर दबोचेंगे, मुझे खींचकर घर के अंदर कर लेंगे। हमारे घर से सटी एक बड़ी पुरानी मस्जिद भी थी, जिसका फाटक मुख्य सड़क पर था। गली की तरफ का एक छोटा सा द्वार सदा ही बंद रहता था। जफर मंजिल और मस्जिद की साझा दीवार बहुत ऊंची और खूब मोटी और मजबूत थी, जिससे इधर उधर की गतिविधियों का तनिक भी आभास न होता था। हाँ, गर्मियों के दिनों में जब बाहर आंगन में अथवा छत पर सोना होता तो सांवरे की पहली अनजान पर दादी की आँख खुल जाती। जागते ही वे आदत के अनुसार जप जी साहब अपने जपने लगती। उनके जप से पिताजी जाग जाते और पौधों में पानी डालने के लिए निकल पड़ते। दशक बीत गए। वह घर, वह गली, वह नगर तो कब का कहीं छूट गया, पर वह ध्वनियाँ मन में आज भी प्रतिध्वनित होती हैं। जब कभी सुबह जल्दी जाग जाऊं तो आसंत से उठती। एक दिन सुबह सवेरे मुख्य द्वार पर लटकी लोहे की संकाल खूब जोर से खड़की। हम सब स्कूल जाने की तैयारी में थे। माँ रसोई घर में व्यस्त थी। आंगन में दादी मेरी चोटी बांध रही थी। कोने में नल पर छोटा भाई नहा रहा था। द्वार पिताजी ने खोला। दूर से मियाँ जी देख दादी चौकी चोटी बनाते उनके हाथ रुक गए। मियाँ जी ने पिताजी से कुछ कहा और पिताजी ने गलियारे में रखी साइकिल उठाई और तुरंत गली में निकल गए। पिताजी माँ अथवा दादी को बिना कुछ बताए बाहर निकल जाए, यह अनहोनी थी। क्या हुआ, क्या हुआ कहते दादी दौड़ पड़ी, पर वे जब तक दरवाजे तक पहुंची पिताजी गली लांघ चुके थे। मियाँ जी ने ही बताया कि उनकी बेगम गुजर गई है। वे चूंकि घर में अकेले थे, इसलिए पिताजी अगले मोहल्ले में उनके नाते रिश्तेदारों को खबर करने गए हैं। यह कहकर मियाँ जी तो लाठी टेकते चलते बने और दादी सख्ते में आ गई। माँ को भी जैसे काठ मार गया। बच्चे सहम गए। मैं अधबनी चोटी हाथ में पकड़े बैठी थी। कुछ वक्त तक सब खामोश बेचैन। देखते ही देखते सामने वाली गली से रिश्ते की दरिया चाचियाँ ताइयाँ दौड़ी चली गई। मुसलमानी बस्ती में गया है।
वह भी अकेला, मत मारी गई है। रामचंद्र की इतना सब देख सुनकर भी क्या सीखा? ये आजकल के लड़के भी ना इस चिंता उत्तेजना ने सबको बेहाल बना दिया। आधा घंटा आधे युग से भी लंबा निकाला। ज्यों ही गली में पिताजी की साइकिल मुड़ी, सबकी जान में जान लौटी। पिताजी अपने साथ साइकिल पर ही किसी को लिवा लाए थे। और यह क्या, उसके साथ ही पिताजी भी मियाँ जी की मकान में चले गए। घर में फिर से हल्ला हड़कंप मच गया। मियाँ जी से मातम फुर्सी कर पिताजी आए तो सीधा गुसल खाने में घुस गए और घर वालों की बमबारी से बचने के लिए खूब देर तक नहाते रहे। अगले कई दिनों तक गली में काले बुर्के वाली औरतें और गोल टोपी वाले मर्दों का आना जाना लगा रहा। फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा सुनसान हो गया। उस दिन आंगन में शाम की बैठक थी। बीते दिनों की बातों के बीच वर्तमान के संघर्ष को सुना जा रहा था। आने वाले समय के सपनों को बुना जा रहा था। इसी बातचीत के बीच बाहर की कुंडी खिड़की पिताजी ने द्वार खोला। बाहर मियाँ जी खड़े थे। औपचारिकता कहती थी कि उन्हें बाहर की बैठक में बिठाया जाए, पर पिताजी अपने उदार स्वभाव के अनुसार उन्हें अंदर आंगन में ही लिवा लाए। आधा बंद नमस्कार के बाद उन्हें बैठने के लिए पीढ़ा दिया गया। एक अनजान के अकस्मात प्रवेश में सभा में सन्नाटा छा गया। सब शांत और सहज हो उठे। मौन मियाँ जी ने ही तोड़ा। असल में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आड़े वक्त में आपकी बड़ी मदद मिली। अब इसका कोई क्या जवाब देता। पल भर की खामोशी के बाद मियाँ जी ने ही जोड़ा, शुक्रिया के साथ अलविदा कहना भी जरूरी है। मेरा दाना पानी भी उठ गया है। यहाँ से शिष्टाचार का तकाजा था कि उत्सुकता जताई जाए, सो दादाजी ने पूछ ही लिया। क्यों मियाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अब और कहाँ जाऊँगा, बिरादर पाकिस्तान जो बना है मेरी खातिर। अब सन्नाटा और भी गाढ़ा हो गया। मौन को फिर मियाँ जी ने ही तोड़ा। मेरे चारों बेटे बहू, दोनों बेटी दामाद एक एक करके पाकिस्तान चले गए। हर बार उनकी जिद रही कि हम भी साथ जाएं, पर वतन छोड़ने के नाम से ही मेरी रूह फना होती है, दिल बैठ जाता है। चाहे अनचाहे एक एक करके गली के सारे सगी साथी भी चले गए। फिर भी नसरीन साथ थी तो हम एक दूसरे की सहारे जिद पर जमे रहे। पर अब क्या करूं, उसने तो अपनी मिट्टी पाली, पर मेरी मिट्टी देखिए। इस उम्र में वतन छोड़ने की जिल्लत भी झेलनी थी। अपने जफर भाई भी खूब रोए थे।